रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल एंट्री सीरीज़ का आज हम लेक्चर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर से पहले हम 3 लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर चुके हैं कि एक एंट्री को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट बेस एंट्री किस तरह बनाई जाती है, जिसमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स को अप्लाई करना सीखा, स्टेप ऑफ जनरलाइजिंग को देखा। लेकिन आज हम जनरल एंट्री को डायरेक्ट मेथड के ज़रिए देखेंगे कि एक जनरल एंट्री डायरेक्ट किस तरह बनाई जाती है बगैर किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो किए बगैर एक जनरल एंट्री को पास करने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है या वो क्या टेक्निक है। डायरेक्ट मेथड फॉर रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री देखने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि अल्टरनेट वर्ड फॉर सम हेड ऑफ अकाउंट। बाज़ दफ़ा ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट के नाम हेडन होते हैं, उनको स्टूडेंट को पिक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इस बात को हम अल्टरनेट मेथड वर्ड फॉर सम हेड ऑफ अकाउंट के अंदर स्टडी करेंगे। इससे पहले प्रीवियस 3 लेक्चर को देखना कॉन्सेप्चुअल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन तीनों लेक्चर की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप इन प्रीवियस 3 लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। इसके बाद चौथे लेक्चर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 के अंदर हम डायरेक्ट मेथड फॉर रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री को देखेंगे कि जनरल एंट्री को डायरेक्ट बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है। इस तरीके के हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखना इतना ज़रूरी नहीं है, स्टेप ऑफ जनरलाइजिंग को फॉलो करना भी इतना अहम नहीं होता है। इस मेथड के अंदर हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि एंट्री डायरेक्ट बेस किस तरह बनाई जा सकती है। तो हम सबसे पहले जनरल के अंदर सवाल के अंदर जो ट्रांसैक्शन होता है वो स्टार्ट ऑफ बिज़नेस का होता है, कारोबार स्टार्ट हो रहा होता है, कारोबार में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है या स्टैब्लिश हो रहा होता है कारोबार। तो जब भी किसी ट्रांसैक्शन के अंदर आप देखें कि इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर हो रही है, ऑनर की तरफ से कारोबार में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, यानी कारोबार स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उसके बैकग्राउंड में जो अकाउंट बन रहा होता है उसका नाम कैपिटल होता है। तो जनरल के सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर जब भी कैपिटल का हेड ऑफ अकाउंट क्रिएट होगा तो लाजमी तौर पर जनरल बनाते वक्त उसे जनरल एंट्री के अंदर हम क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। यानी कैपिटल का लफ्ज़ अगर किसी एंट्री के अंदर बनता है या हेड ऑफ अकाउंट बनता है तो उसे हमें एंट्री बनाने के लिए क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि प्राइवेट पर्सन यूज़ के लिए जब भी प्राइवेट पर्सन यूज़ के तौर पर जब भी ऑनर कारोबार से पैसा निकालता है तो ड्राइंग का अकाउंट बनता है। तो ऑनर अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए जब भी कारोबार से पैसा निकालेगा तो बैकग्राउंड में जो अकाउंट बनेगा उसका नाम ड्राइंग होगा। और जनरल एंट्री बनाते वक्त ड्राइंग का अकाउंट हमेशा आमतौर पर डेबिट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर आप जनरल एंट्री पास कर रहे हैं और प्राइवेट पर्सन यूज़ का लफ्ज़ ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाए तो वहाँ पर अकाउंट का नाम या नेम ऑफ अकाउंट ड्राइंग बन रहा होता है और ड्राइंग को जनरल एंट्री बनाते वक्त आमतौर पर या ख़ास तौर पर भी हम क्रेडिट डेबिट के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। यानी कैपिटल की एंट्री जब भी आएगी तो कैपिटल को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और ड्राइंग की एंट्री जब भी आएगी तो ड्राइंग को डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा जनरल बनाते वक्त। इसके बाद हम आते हैं परचेजेस पर। तो परचेज का नेम ऑफ अकाउंट या हेड ऑफ अकाउंट उस वक्त क्रिएट होता है जब मर्चेंडाइज़ को उधार पे या कैश पे ख़रीदा जाए। मर्चेंडाइज़ या गुड्स जब परचेज़ की जाएगी तो वहाँ पर अकाउंट का नाम परचेजेस बनेगा और लाजमी तौर पर जनरल एंट्री बनाते वक्त परचेजेस की टर्म जब भी आ जाए या हेड ऑफ अकाउंट जब भी बनेगा तो उसे लाजमी तौर पर हम एंट्री बनाते वक्त डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज़ का हेड ऑफ अकाउंट जब भी क्रिएट होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे और परचेज रिलेटेड बाकी जितने भी अकाउंट होते हैं, परचेज रिटर्न, परचेज अलाउंस, परचेज डिस्काउंट, उनको एंट्री बनाते वक्त क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी आप एक टर्म याद कर लें, मतलब अगर परचेज़ आएगी तो परचेज़ को क्या करना पड़ेगा जी, डेबिट, और परचेज़ रिलेटेड बाकी तीनों अकाउंट्स को परचेज़ रिटर्न, परचेज़ अलाउंस और परचेज़ डिस्काउंट के अकाउंट को एंट्री बनाते वक्त हमेशा हम क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सेल का हेड ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट वक्त क्रिएट होता है जब मर्चेंडाइज या गुड्स को हम कैश पे या उधार के ऊपर ख़रीदते हैं। जब भी से सोल्ड मर्चेंडाइज़ का लफ्ज़ आ जाए तो बैकग्राउंड में जो अकाउंट बनता है उसे हम सेल कहते हैं और सेल हमेशा एंट्री बनाते वक्त सेल के अकाउंट को हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल क्योंकि क्रेडिट होती है तो इससे रिलेटेड बाकी अकाउंट इसके कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं, सेल रिटर्न, सेल अलाउंस, उनके अकाउंट को हमेशा एंट्री बनाते वक्त हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी आप एंट्री पास कर रहे हैं और आपका हेड ऑफ अकाउंट सेल के क्रिएट हो रहा है तो आप लाजमी तौर पर उसे बगैर कुछ सोचे समझे क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड कर दें। बाकी सेल से रिलेटेड बाकी जितने अकाउंट बनते हैं, मतलब सेल रिटर्न, सेल अलाउंस और दूसरा डिस्काउंट, उन्हें एंट्री बनाते वक्त हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड किया। तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है और सेल से रिलेटेड बाकी जितने अकाउंट हैं उन्हें हम लाजमी तौर पर जनरल एंट्री बनाते वक्त डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा एंट्री बनाने के लिए
जब हम जनरल एंट्री बना रहे होते हैं तो परचेस ऑफ एनी एसेट्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, जब हम कोई भी एसेट कैश पे या उधार के ऊपर ऑन क्रेडिट पे ख़रीदेंगे, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कहते हैं हम, ऑटोमोबाइल, सप्लाई, ETC, कोई भी एसेट मर्चेंडाइज़ के अलावा जब भी बिज़नेस के लिए ख़रीदा जाएगा तो हमेशा लाजमी तौर पर उस एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। मसलन अगर मशीन ख़रीदी जाएगी तो मशीन को डेबिट कर देंगे, अगर लैंड ख़रीदी जा रही तो लैंड को डेबिट में। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी कोई भी एसेट ख़रीदा जाए, चाहे कैश पर चाहे उधार पर, एंट्री बनाते वक्त उस एसेट्स को हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है। परचेस लैंड तो लैंड डेबिट हो जाएगा, परचेस फर्नीचर ऑन कैश तो फर्नीचर ख़रीदा जाए तो फर्नीचर के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा जी, डेबिट। तो जहन में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि कोई भी एसेट्स कारोबार के लिए ख़रीदा जा रहा है तो उसे एंट्री बनाते वक्त लाजमी तौर पर डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा अपोजिट चीज़ हो सकती है, मतलब आप कारोबार से कोई भी असासा बेचें, एसेट बेचें, सेल्स ऑफ एनी एसेट्स ऑन कैश ऑन क्रेडिट, आप कारोबार का कोई भी एसेट कारोबार से निकाल के उसे फ़रोख्त कर दें, कैश पे करें, उधार पे करें, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी एसेट जब भी कारोबार से बेचा जाएगा तो उसे लाजमी तौर पर एंट्री बनाते वक्त क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, एसेट ख़रीदेंगे कारोबार के लिए तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे एंट्री बनाते वक्त, और एसेट को फ़रोख्त किया जाएगा तो लाजमी तौर पर से एंट्री बनाते वक्त क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करना है। यानी कोई भी एसेट ख़रीदा जाए डेबिट, और कोई भी एसेट फ़रोख्त किया जाए तो उसे एंट्री बनाते वक्त लाजमी तौर पर क्रेडिट करना है। उसके बाद हम आते हैं जी एनी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस कारोबार के सिलसिले में किया जा रहा हो, रैंड एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी एक्सपेंस होता है, वेजेस एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस या इंटरेस्ट ETC, या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस या यूटिलिटी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस जो कारोबार के सिलसिले में हम करते हैं उसे एंट्री बनाते वक्त लाजमी तौर पर डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो एक्सपेंस कैश के ऊपर किया जाए या फिर उधार के ऊपर हो जाए, उसकी पेमेंट बाद में की जाए। तो जब भी आप देखें कि एंट्री के अंदर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है कारोबार के सिलसिले के अंदर, उस एक्सपेंस के अकाउंट को हम लाजमी तौर पर एंट्री बनाते वक्त डेबिट करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट बन रहा है एंट्री के अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर, तो एंट्री बनाते वक्त उसको लाजमी तौर पर क्या किया जाता है जी, डेबिट। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि एनी इनकम, कारोबार के सिलसिले में कोई भी इनकम आपको वसूल हो रही है, आपको मिल रही है, फ़ी इनकम हो, सर्विस इनकम हो, कमीशन इनकम हो, या कंसल्टेशन फ़ी इनकम हो, रिपेयर इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम या डिविडेंड इनकम, किसी भी नौइयत की कोई भी इनकम कारोबार को हो रही हो तो उसे एंट्री बनाते वक्त हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी इनकम के अकाउंट पर हमेशा एंट्री बनाते वक्त, जनरल एंट्री पास करते वक्त क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कारोबार के सिलसिले में जब भी कोई इनकम का अकाउंट क्रिएट हो रहा हो, फ़ी इनकम, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, आप देखेंगे ऐसा अकाउंट एंट्री बनाने वक्त आप क्रिएट कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर उस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई भी इनकम कारोबार के सिलसिले में हो रही है तो एंट्री बनाते वक्त लाजमी तौर पर उसे हम क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल को। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो डेबिट के अंदर भी रिकॉर्ड हो सकता है एंट्री बनाते वक्त, और फिर क्रेडिट में भी रिकॉर्ड हो सकता है एक ही वक्त में। तो इसको पिक करना का तरीका हमारा ये है कि कब ये डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। डायरेक्ट मेथड के लिहाज से कॉन्सेप्चुअल स्टडी हम प्रीवियस 3 लेक्चर में कर चुके हैं, आज हम डायरेक्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए प्रीवियस तीनों लेक्चर को समझना देखना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी लाजमी है। तो अकाउंट रिसीवेबल किस वक्त जी डेबिट होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट उस वक्त होता है जब सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब उधार पे कोई चीज़ फ़रोख्त हो, या ऑन अकाउंट उधार पे कस्टमर को बेचे हो। तो कभी ट्रांसैक्शन के अंदर ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है और या ऑन अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों का मतलब उधार पे होता है। जब भी कोई भी चीज़ उधार पर सेल हो रही हो, कारोबार की तरफ से कोई भी चीज़ बेची जा रही हो, तो उस वक्त हमें पैसे वसूल करना होते हैं। इस सूरत में अकाउंट के अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। यानी जब भी आप कोई चीज़ उधार के ऊपर फ़रोख्त करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना है, पैसे वसूल करना है। इसके अलावा लेकिन अगर कैश रिसीव, जिस बंदे को उधार पे बेचा, आगे की 3-4 ट्रांजेक्शन के बाद आ गया कि उस बंदे से आपने पैसे कलेक्ट कर लिए, तो जब भी कैश कलेक्ट हो रहा होगा किसी भी सूरत में कैश की वसूली कस्टमर से आप कर रहे हैं, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट द क्रेडिट सेल के लिए किसी बंदे को पहले आपने उधार के ऊपर सेल की थी और 20 दिन का वादा किया, तो 20 दिन बाद वो जब आपको पैसे देना आता है तो उस सूरत के अंदर जब आप उससे पैसों की कलेक्शन कर रहे होते हैं, अपने अकाउंट से की वसूली कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अकाउंट के अकाउंट को हम
क्रेडिट कर देते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, जब कोई चीज़ उधार को बेची जाए, अभी आपने पैसे लिए नहीं है, तो उस सूरत में हम अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी अभी पैसे वसूल करना है। लेकिन वो बंदा आपको पैसे दे जाए, आप उससे पैसे वसूल करें, तो उस सूरत में अकाउंट से अकाउंट को एंट्री बनाते वक्त क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरीके से फिर अकाउंट पेबल का अकाउंट आता है। अकाउंट पेबल का मतलब पैसे की अदायगी, पैसे अदा करना है। तो ये अकाउंट कब क्रिएट होता है? ये अकाउंट उस वक्त क्रिएट बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है जब आप परचेस ऑन क्रेडिट, कारोबार के सिलसिले में कोई भी ख़रीदारी उधार के ऊपर करें या ऑन अकाउंट के ऊपर करें, सप्लायर से या किसी भी शख्स से उधार पर कोई भी चीज़ खरीदेंगे, तो बाद में आपको उस शख्स को पैसे की अदायगी करना पड़ेगी। तो किसी भी ट्रांसैक्शन के कोई भी चीज़ आप उधार के ऊपर ख़रीद रहे हैं, तो बाद में उसकी पेमेंट आपको देना पड़ेगी। तो उस वक्त जो अकाउंट बनेगा उसे हमें अकाउंट पेबल कहते हैं, और अकाउंट पेबल को सूरत के अंदर क्रेडिट करना पड़ता है। यानी उधार के ऊपर जब भी ट्रांसैक्शन हो रहा होगा, किसी भी चीज़ को उधार पे ख़रीद रहे होंगे, तो अकाउंट पेबल को क्रेडिट करना है। उधार पे परचेस करेंगे तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे अकाउंट पेबल को। और जब इस उधार की अदायगी कर दी जाएगी, यानी कुछ अर्से बाद जब आप उस अपने सप्लायर को जैसे माल उधार पे ख़रीदा, उसको पैसे दे रहे हैं, तो कैश पेड टू सप्लायर अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, उधार पे ख़रीदे हुए माल की अदायगी की सूरत में अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया जाता है। यानी जब भी आप उधार पे चीज़ खरीदेंगे तो अकाउंट पेबल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब उस उधार की पेड टू द सप्लायर या इस तरह के लफ्ज़ जब भी आ जाए एंट्री के अंदर पेमेंट की जाएगी, तो अकाउंट पेबल को आपको डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उधार ख़रीदने पे क्रेडिट, उधार की अदायगी की सूरत में अकाउंट पेबल डेबिट हो जाता है। कैश का अकाउंट, कैश के अकाउंट को हम एंट्री बनाते हैं, डेबिट में भी हम रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिंट जिसके से हमें पता चले कि कैश को कब डेबिट किया जाता है, कब क्रेडिट किया जाता है। तो जी, सोल्ड ऑन कैश, कैश में बेचेंगे। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से पैसे की वसूली हो जाए, या रिसीव फ्रॉम कस्टमर, या विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, तो ऑफिस के लिए बैंक। ऐसी सूरत के अंदर हम अमूमन कैश के अकाउंट को जी डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। यानी किसी भी सूरत में पैसा आपके पास आ रहा है तो आप कैश के अकाउंट को डेबिट कर दें, और किसी भी सूरत में पैसा आपके पास से जा रहा है, आपको अदायगी कर रहे हैं, तो उस सूरत में कैश के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। मसलन परचेज ऑन कैश, कैश में कोई चीज़ खरीदी तो आपके पास से पैसा जाएगा। पेड एनी एक्सपेंस, कोई भी आपने खर्चा अदा कर दिया तो उस सूरत में भी आपके पास से पैसा चला जाएगा। पेड टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो पैसे आपके पास से चले जाएंगे। डिपॉजिट कैश इन टू बैंक, बैंक के अंदर पैसा रखवाया तो उसके बाद इस सूरत में भी पैसा कैश आपके पास से बैंक में जा रहा है तो कम हो रहा होगा। या अपना बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोलेंगे, तो ये तमाम सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास से कारोबार से पैसा निकल रहा होता है, तो उस सूरत में हम कैश के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, कारोबार में पैसा आएगा तो कैश को हम डेबिट करेंगे, कारोबार से पैसा जाएगा तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं बैंक के ऊपर। बैंक अकाउंट को भी बाज़ सूरतों के अंदर हम डेबिट भी कर सकते हैं और क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी सूरतें होती हैं जिनमें कि बैंक अकाउंट डेबिट होता है? डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक के अंदर जब पैसा रखवाया जाए, या अपना बैंक अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोला जाए। कस्टमर चेक, डिपॉजिट इनटू बैंक, किसी कस्टमर का चेक बैंक में जमा करवा दिया था। इन तमाम सूरतों के अंदर आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा होता है, इस सूरत में हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यानी वो कोई सी भी सूरत जिसके अंदर बैंक अकाउंट के अंदर इजाफा हो रहा हो, बैंक में पैसा बढ़ रहा हो, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं सूरत के अंदर। इसके अलावा इशू चेक फॉर एनी पेमेंट, जब भी आप किसी पेमेंट में चेक इशू करें, इशू पेमेंट के लिए आप चेक इशू कर रहे हैं, किसी को पेमेंट दे रहे हैं, किसी खर्चे की अदायगी कर रहे हैं, तो उस सूरत में बैंक अकाउंट को आपको लाजमी तौर पर क्रेडिट करना पड़ता है। बैंक में पैसा आने के बाद बैंक अकाउंट को डेबिट, और बैंक से पैसा निकलने के साथ बैंक अकाउंट को आपको क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसे हिडन अकाउंट्स होते हैं जो हम एंट्री बनाते वक्त हमें उन अकाउंट्स के नाम को निकालना ट्रांजैक्शन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि उन हेड अकाउंट में जिन एंट्री बनाते वक्त बाज़ दफ़ा हमें हेड अकाउंट में जो कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर अकाउंट का नाम क्या बन रहा है, उस कन्फ्यूजन को थोड़ा स्टडी करते हैं, ईज़िली वे के अंदर देखते हैं। तो जी इसको रिकॉर्ड करने के लिए ओके जी, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम एंट्री बनाते हैं तो हेड ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर हिडन होते हैं। तो वो अल्टरनेट वर्ड कौन से होते हैं जिनके पीछे हमारे अकाउंट के नाम छुपे हुए होते हैं? तो सबसे पहले आप देखें कि जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर का लफ्ज़ आ जाए, यानी कारोबार में इन्वेस्टमेंट हो रही है, किसी भी तरीके से कारोबार स्टार्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, कारोबार में पैसा आ रहा है ऑनर की तरफ से, तो उस सूरत में बैकग्राउंड में जो अकाउंट बना होता है उसका नाम हमेशा कैपिटल बना करेगा, कैपिटल बनेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर का लफ्ज़ एंट्री के अंदर आ जाए तो बैकग्राउंड के अंदर जो अकाउंट हिडन है उसका नाम कैपिटल होता है। तो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है जब इन्वेस्टमेंट होती है
ऑनर की तरफ से कैश फॉर्म में या नॉन कैश फॉर्म के अंदर। इसके अलावा प्राइवेट या पर्सनल यूज़ का लफ्ज़ आ जाए ट्रांजैक्शन के अंदर एंट्री बनाते वक्त, आप देखेंगे किसी ट्रांजैक्शन के अंदर परचेस प्राइवेट या पर्सनल यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि ऑनर विड्रॉ करा कैश फॉर 50,000 पर्सनल या प्राइवेट यूज़, तो सूरत में बैकग्राउंड में जो अकाउंट हिडन होता है उसका नाम होता है ड्राइंग। तो जब भी प्राइवेट या पर्सनल यूज़ का लफ्ज़ ट्रांजैक्शन के अंदर आपको नज़र आए तो बैकग्राउंड में जो अकाउंट है उसका नाम ड्राइंग होगा और आप ड्राइंग का अकाउंट वहाँ जनरेट करेंगे। इसके अलावा परचेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर, फोटो स्टेट मशीन, जब भी आप ट्रांजैक्शन में देखें कि आप कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं, फोटो स्टेट मशीन ख़रीद रहे हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीद रहे हैं जिसमें कैलकुलेटर वगैरह कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदा जा रहा है तो वहाँ पर अकाउंट का नाम जो हिडन होता है या बैकग्राउंड में होता है वो इक्विपमेंट होता है। जब भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदा जाएगा तो अकाउंट का नाम जो बनेगा उसका नाम होगा इक्विपमेंट। इसके अलावा इशू चेक फॉर द पेमेंट, किसी भी पेमेंट के लिए कारोबार में से कोई पेमेंट की जाए तो उसके लिए कोई चेक इशू किया जा रहा है तो उस वक्त अकाउंट का नाम बैंक बना करेगा। यानी जब भी कोई ट्रांसैक्शन इशू चेक फॉर 40,000 फॉर परचेज बिल्डिंग खरीदने के लिए 40,000 का एक चेक इशू किया गया तो यहाँ पर हिडन अकाउंट है, अकाउंट का नाम इशू चेक की वजह से हमें पता चल रहा है यहाँ पर अकाउंट का नाम बैंक बनेगा। इसी तरह रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर, किसी कस्टमर से आपने चेक वसूल किया, नॉट डिपॉजिट इन इस बैंक अकाउंट से अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाया, यानी कोई कस्टमर आपका क्लाइंट आपको चेक दे के जाता है पेमेंट में, तो पेमेंट की सूरत के अंदर तो वो चेक आप लेके अपने करेंसी नोट में रख लेते हैं तो वो चेक आपके लिए इस वक्त करेंसी है जब तक कि उस चेक को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करा दें। तो जब भी रिसीव अ चेक फ्रॉम कस्टमर नॉट डिपॉजिट द बैंक का लफ्ज़ आ जाए तो दरअसल अकाउंट का नाम वहाँ पर जो जनरेट होता है वो कैश होता है। या विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकालें, यानी बैंक से पैसा निकाल के ऑफिस में ला के रख दिया जाए तो उस सूरत में भी बैकग्राउंड में जो अकाउंट आपके पास बन रहा होता है वो कैश होता है। इसके अलावा जी हम आते हैं देखते हैं कि पेड एडवांस एंड सैलरी इंश्योरेंस, जब भी आप एडवांस में कोई पेमेंट कर दें, कोई भी खर्चा एडवांस पे कर दें, मतलब एडवांस रेंट दे दें, एडवांस सैलरी दे दें, इंश्योरेंस एडवांस में अदा कर दें, एडवर्टाइजिंग एडवांस के अंदर दे दें तो सूरत में जो टाइटल अकाउंट या हेड ऑफ अकाउंट बनाया जाता है वो प्रीपेड का बनाया जाता है। अगर रेंट दे रहे हैं एडवांस तो प्रीपेड रेंट लिखेंगे, अगर सैलरी एडवांस दे रहे हैं तो प्रीपेड सैलरी लिखा जाएगा एंट्री बनाते हुए, अगर इंश्योरेंस दे रहे हैं तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा जाएगा, और अगर एडवर्टाइजिंग का खर्चा एडवांस पे कर रहे हैं यानी पब्लिसिटी कराने के लिए आपने किसी टीवी चैनल को 2 हफ्ते की ऐड के पैसे एडवांस में 25 लाख रुपए पेमेंट कर दी तो उस सूरत में हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। तो जब भी कोई भी खर्चा एडवांस या का लफ्ज़ आ जाए किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी खर्चे की अदायगी की सूरत में तो हम वहाँ पर टाइटल अकाउंट बनाते वक्त प्रीपेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जी हम देखते हैं कि परचेज मर्चेंडाइज, ये बहुत दफ़ा हम प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल के अंदर लेक्चर 3 के अंदर मर्चेंडाइज के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से लेक्चर नंबर 3 को देखें, वहाँ पूरी कॉन्सेप्चुअल स्टडी है कि मर्चेंडाइज या गुड्स की क्या होती है, और जब भी आप मर्चेंडाइज़ को ख़रीदेंगे परचेज़ करेंगे तो अकाउंट का नाम जो बना करेगा एंट्री बनाते वक्त परचेजेस होगा। इसी तरीके से जब सोल्ड मर्चेंडाइज या मर्चेंडाइज या गुड्स को फ़रोख्त करेंगे तो उस सूरत में अकाउंट का नाम हमेशा जो जनरेट होगा या बनेगा नेम अकाउंट या टाइटल अकाउंट या हेड ऑफ अकाउंट वो सेल बनेगा। यानी जब भी मर्चेंडाइज़ खरीदी जाएगी तो अकाउंट का नाम परचेज लिखा जाएगा, जब भी मर्चेंडाइज़ को ट्रांजैक्शन के अंदर सेल किया जा रहा होगा तो अकाउंट का नाम सेल लिखा जाएगा। इसके अलावा परचेज ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, जब भी उधार पे कोई भी चीज़ कारोबार के सिलसिले में ख़रीदी जाएगी तो उस वक्त अकाउंट का नाम अकाउंट पेबल बनाया जाएगा। इसी तरीके से जब भी आप कारोबार से कोई भी चीज़ सोल्ड करेंगे उधार के ऊपर ऑन अकाउंट पे ऑन क्रेडिट पे तो वहाँ पर अकाउंट का नाम हमेशा अकाउंट रिसीवेबल बनाया जाएगा। तो ये वो अकाउंट के नाम थे जो ट्रांसैक्शन बनाते हुए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करते हैं कि बाद दफ़ा ट्रांसैक्शन के अंदर हमें ये मालूम नहीं हो रहा था कि यहाँ पर अकाउंट का नाम क्या बनेगा, क्योंकि वो बहुत से अल्फाज के पीछे अकाउंट का नाम हिडन होता है, छुपा हुआ था, तो उससे हमें निकाल के देखना पड़ता है यहाँ पर अकाउंट का नाम क्या बन रहा है। तो ये शेड्यूल आपको इस सिलसिले के अंदर हेल्पफुल है कि वहाँ पर जब आप अकाउंट बनाते वक्त डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो तो कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखें जिससे आपको डिफ़िकल्टी फेस करना आसान हो जाती है। तो ये आज हमारा अकाउंटिंग जनरल सीरीज़ का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम आगे बकिया लेक्चर को आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करते हैं इंशाअल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।